बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। कल असद उमर साहब ने जो इस्लाहात का पैकेज पेश किया उसको अपोजिशन कहती है कि ये मिनी बजट है और ये अवाम दुश्मन बजट है और ये पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है, लेकिन असद उमर साहब इसको तस्लीम नहीं करते। इस पर आज कौमी असम्बली के इजलास में भी बहुत बहस हुई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि हम इस बजट को आसानी से पास नहीं होने देंगे। तो क्या ये बजट वाकई आसानी से पास नहीं होगा? इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली हैदर जैदी साहब, वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर, और जनाब एहसन इकबाल साहब, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और तालीम के भी वज़ीर रहे हैं आप। और मुझे याद है कि इमरान खान साहब ने जो एक मियाँ वाली में इफ्तिताह किया था अपने कॉलेज का, तो उसकी इनॉग्रेशन पर भी आप ही आए थे वज़ीर तालीम की हैसियत से, क्योंकि उस फंक्शन को मैं होस्ट कर रहा था। लेकिन अब पता नहीं वो वक्त गुजर गया है। तो अली हैदर जैदी साहब वक्त गुजर गया का क्या मतलब है? क्या मतलब? कोई इधर कोई बॉक्सिंग मैच हुआ था, क्या हुआ वो था? सिर्फ नमल यूनिवर्सिटी के इनाग्रेशन पे मैं नहीं गया था, बल्कि शौकत खानम हॉस्पिटल की बुनियादें रखने में भी नवाज शरीफ साहब का बहुत दखल है। उन्होंने ज़मीन भी दी थी बैसियत वज़ीर आला, और अपनी फैमिली की तरफ से गालबन 10 करोड़ या काफ़ी बड़ी रकम भी उन्होंने डोनेट नहीं, की तो थी। उनका तो नाम लिखा हुआ अभी तक वहाँ पे, तो उससे तो डिनाई नहीं कर रहे। अच्छा, अब सर एक में अब इन्होंने एक हाफ वॉली करा दी तो मुझे चौका मार रहे थे। अपनी घर की जमीन नहीं दी थी, सरकारी जमीन दी थी एक अच्छे काम के लिए। ये तो नहीं हो कि अपनी जमीन डोनेट की हो। और 10 करोड़ रुपए क्या, मियाँ साहब का जो हिसाब किताब है वो 1000 करोड़ रुपए देते तो फिर भी कुछ टेंशन नहीं था। ये मतलब ये काम हुकूमत नहीं बना सकी, एक प्राइवेट इंडिविजुअल ने बनाया जो काम हुकूमत ना कर सकी। मियाँ साहब फेल हो गए थे इस कोशिश में अस्पताल बनाने की। ये बड़े मजे का शो होगा। और मोशन कोशी रहेंगे हमेशा। नहीं नहीं, ना शुक्र की बात नहीं, उनका प्लेट में नाम लिखा हुआ है, इतना बड़ा प्लैक लगा हुआ है। मसला ये है कि हमने निकाला तो इसमें आपका भी किरदार है, शौकत खानम में और नमल में इनका भी किरदार है, पूरी कौम का किरदार है। आपका भी है। हाँ, मैंने तो बहुत फंड रेजिंग जो है होस्ट किया, उसके लिए बड़ी दफ़ा शोज भी किए हैं वहाँ भी है, मैं तो पे। कह अच्छा, लेकिन अब जरा हम इस पे आ जाए ना। अली हैदर जैदी साहब, इसको आज जो असद उमर साहब ने भी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस तरफ रज़ाक दाऊद साहब थे, इस तरफ हमाद अदर साहब थे, तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में अब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और बड़ा अच्छा जो है एक नए दौर का आगाज़ हो गया। बट ऑपोजिशन कह रही है कि नहीं, ये आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन है, तो अब बजट पास कैसे करवाएंगे? अच्छा, पहले तो आप जो ये कह रहे हैं इसको जरा साइड में रखें। पहले ये देख लें कि बाकी सनतकार क्या कह रहे हैं, ट्रेड यूनियंस क्या कह रही हैं, बाकी चेंबर्स क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूनियंस, इंडस्ट्रियल बॉडीज क्या कह रही हैं। वो सारे थम्स अप दे रहे हैं, सबके बयान आए। फ्रॉम स्टॉक मार्केट टू इंडस्ट्रियलिस्ट सब कहते हैं कि ये है इंडस्ट्रियल फ्रेंडली बजट। देखें, जब इस मुल्क में इंडस्ट्री लगेगी तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी, महंगाई कम होगी, बिजली की कीमत कम होगी, गैस की कीमत कम होगी, इकोनॉमिक टर्न अराउंड के से सबका फायदा होता है। देखिए ना, अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप अगर 10,000 रुपए कमा रहे हैं और अगर 5,000 रुपए का बिल आ गया, बड़ा महंगा लगेगा। लेकिन अगर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और 5,000 रुपए का बिल आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मकसद है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब जनरेट होती है, सारी दुनिया के मुल्क जब निकले हैं पॉवर्टी से अपने आप को, ऐसे ही निकाला है। चाइना कैसे 1.4% पॉवर्टी रह गई खाली, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल, कैसे? इंडस्ट्रियलाइजेशन की ना उन्होंने। तो ये आप इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज लाएंगे, खुद ब खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, आपके मुल्क में तरक्की होगी। अच्छा, ऐसे इकबाल साहब, स्टॉक मार्केट में तो आज बहुत तेजी आई है, इंडेक्स ऊपर गया है, और असद उमर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहा जी कि देखें, अपोजिशन कह रही है कि बहुत हमने बुरी रिलीफ दी है, बहुत बुरी अनाउंसमेंट्स की हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है। तो अपोजिशन का मौक़िफ़ एक तरफ है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, खुला तजाद है। देखिए, ये भी देखिए कि स्टॉक मार्केट 50-55 हज़ार इंडेक्स पे जा चुकी थी और अब आके 39-40 हज़ार और 40,000 की रेंज में है। तो ये बहुत बड़ी जंप है जो उसने ली है पिछले 1.5 साल में, उस पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से जो पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया। इन्होंने कहा कि जी इस बजट को बहुत वेलकम किया गया है। चंद हलकों ने ज़रूर वेलकम किया होगा, चूँकि हम कह चुके हैं कि ये बजट बिग बॉयज़ का बजट है, ये बड़े बड़े सरमायादारों के लिए है जो शायद इनके इलेक्शन कैंपेन में डोनर्स थे, जिसके असद उमर साहब ने कहा कि हमने इलेक्शन ख़रीदा, अगला इलेक्शन हमें ख़रीदना नहीं पड़ेगा। शायद ये पे बैक था उन इंटरेस्ट लॉबीज़ को। एक इसमें सवाल पैदा होता है जी कि अगर छोटे शादी हालों पे टैक्स कम किया गया है, अगर छोटी गाड़ियां जो हैं
उनको खरीदना आसान बनाया गया, तो ये बड़े सरमायादारों को कैसे फायदा है? ये तो समझाएं। बहुत ही माइनर उसके एलिमेंट्स हैं। हाँ। सबसे बड़े बड़े जो मफादात दिए गए हैं, मैं आपकी मीडिया से बात शुरू करता हूँ। आज मीडिया के अंदर हजारों वर्कर जो हैं बेरोजगार हो चुके हैं। बिल्कुल। मुझे बताइए कि जो मीडिया को कागज की छूट दी गई, इसका प्रॉफिट पॉकेट कौन करेगा? जर्नलिस्ट करेगा या मालिक करेगा? नहीं, लेकिन देखिए, इसका मैं जवाब दे देता हूँ ना कि इंपोर्ट ड्यूटी अगर न्यूज़ प्रिंट पे कम की जाएगी तो उससे जो हर अखबार की इसका फायदा अखबार को है, टीवी चैनल्स को नहीं है। तो जो अखबार की जो मैनेजमेंट है वो जो कहती है जी कि हम खसारे में जा रहे हैं, तो उनका खसारा कम होगा, और फिर अगर वो उसके बावजूद आदमी निकालेंगे तो उनसे पूछा जाएगा अब बंदे क्यों निकाल रहे हो? अगर ये वेलफेयर ओरिएंटेड होते जी, तो इस कंसेशन को टाई करते कि जो अखबारी वर्कर्स हैं उनके जो वाजिबात हैं, हम जो आपको ये कंसेशन दे रहे हैं, इससे आप ये हमें अंडरटेकिंग देंगे कि किसी सहाफ़ी के वाजिबात आउटस्टैंडिंग नहीं ये आपने बहुत अच्छी बात की है। तो क्या इसको आप एक अमेंडमेंट के तौर पे नहीं लेके आएंगे? बिल्कुल, हमने और हम इनसे मुतालबा करेंगे कि ये उसको अमेंडमेंट में शामिल करें। हमारी जो तजावीज़ हैं बजट की, उसमें ये तजावीज़ शामिल हैं। हम चाहते हैं कि आम आदमी का फ़ायदा हो। देखिए, इस वक्त जो क्रंच आया हुआ है, इन्फ्लेशन तकरीबन डबल डिजिट पे चली गई है। इस वक्त जो सरमायाकार है उसका मसला नहीं है, वो अभी भी BMW के अंदर बैठता है, मर्सिडीज़ के अंदर बैठता है, उसके बच्चे बेहतरीन स्कूलों में पढ़ते हैं, वो फर्स्ट क्लास के अंदर सफ़र करता है, वो बैरून मुल्क भी जाता है। इस वक्त मसला किसका है? मसला है गरीब तबकों का, मुतवसत तबके का, कि जिनके लिए यूटिलिटी बिल्स जो हैं, ये कहते थे गैस में इजाफा नहीं हुआ। हर रोज़ सोशल मीडिया पे लोग अपने नवंबर दिसंबर पिछले साल के और नवंबर दिसंबर इस साल के 100% से भी ज्यादा इजाफा हुआ है गैस के बिलों में। इसी तरह बिजली के बिलों में इजाफा हो गया है। लोग अपने गैस के बिल दे दें तो वो बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे सकते। गैस के बिल को ना डिनाई करना अली भाई, मैं अपना गैस का बिल डिनाई नहीं कर रहा, मैं अपना गैस का बिल पेश कर दूंगा। तो डिनाई कर ही नहीं रहा हामिद भाई। तो इसलिए मैं सिर्फ सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बहुत हमें खुशी होती है कि इसमें कोई ऐसे रिलीफ मेजर्स होते जिससे कि एक गरीब आदमी को कोई अफाका मिलता। क्या इन्होंने दर्जा 1 से लेके 14 तक 16 तक उनकी तनख्वाहों में रिलीफ दिया कि महंगाई हो गई, हम आपको ये रिलीफ देना चाहते हैं? अच्छा, फिर 73 उसके पैसेजेस हैं, पैराग्राफ हैं, 73 पैराग्राफ हैं तकरीर के। किसी एक मेजर के ऊपर रेवेन्यू इम्पैक्ट नहीं लिखा। देखिए, जब बजट पेश किया जाता है या कोई रिफॉर्म लाते हैं ना, अगर आप संजीदा हैं तो आप उसके साथ अपने तखमीने बताते हैं कि ये जो हम रियायत दे रहे हैं इसकी हमें 5 अरब कॉस्ट आएगी, लेकिन इससे मुमकिना तौर पे हम 20 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू हासिल करेंगे, इसलिए हम ये रियायत दे रहे हैं। किसी एक मेजर का जो रेवेन्यू इम्पैक्ट है, पूरी बजट स्पीच को आप उठा के देख लें, उसमें इन्होंने नहीं दिया। अच्छा, अब इस वक्त खुद इनके अपने जो माहिरीन हैं, जो इनके साबिक स्पोक्समैन जिनके बारे में बात हो चुकी है आपके प्रोग्राम में, चले वो ट्वीट के ऊपर ही स्पोक्समैन अपॉइंट हुए, वो पहला कॉलम जो इस साल का लिखते हैं, उन्होंने अलार्म बेल्स कहा कि अलार्म बेल्स बज रही हैं। क्यों? कि खसारा इनसे काबू नहीं हो रहा। इस वक्त जो सर्कुलर डेट है वो माजी के मुकाबले में बेकाबू होकर 1.8 बिलियन रुपीस डेली जा चुका है। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो मसाइल हैं, इनकी तजावीज़ उनमें से किसी का जवाब नहीं देती। अब इतनी बातें आपने कर ली हैं तो अली जैदी साहब इनका जवाब भी दें। और मेरा भी एक सवाल है कि ये जो खसारा बढ़ रहा है बजट का, ये खसारा आप किस तरह पूरा करेंगे? अब मेरी बारी जी, बॉलिंग हो गई, बैटिंग कर लूँ जी। अच्छा, पहले तो एहसन इकबाल साहब ने जो बात की ना, आदि शुरू जिससे किया इलेक्शन बाइंग के, इलेक्शन खरीदना, अगला जुमला भी बोल रहे थे। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को ऐसे इलेक्शन नहीं खरीदना पड़ेगा जैसे ये लोग खरीदने की कोशिश की थी उन्होंने पंजाब में। ये भी उन्होंने कहा है, जिस तरह की डेवलपमेंट आखिरी हफ्ते में जो ये भी ले लो, बांट रहे थे पैसे खुले। दूसरा, जरा ये मीडिया का भी तरह, लेट्स क्लियर इट, टफ बात करूंगा लेकिन आप मुझे, मैं ग्लोबल सिनेरियो को सामने रखे थे। आप मुझे दुनिया में बताएं, पूरी दुनिया में कौन से ऐसा मीडिया हाउसेज हैं, CNN चल रहा है या फॉक्स न्यूज या जो भी, वो गवर्नमेंट के इश्तिहारों पे चल रहे हैं। हमने तो ये गड़बड़ की ना, प्राइवेट एंटरप्राइज ऊपर जाती है। अखबारों की बात हो रही है, मैं अखबारों की भी बात नहीं हो रही। मैं तो अखबारों की भी बात करता हूँ। मैं अखबारों में आप अखबार उठाएं ना,
4 पेज लगे होते हैं, टेंडर, ये पेपरा रूल सारे। मैं समझता हूं कि इसको भी सारा कुछ अच्छा देखिए, आप एक चीज समझे, देखिए आप ये जो जब मिसाल देते हैं ना कि जी पीटीआई पे तनकीद इसलिए हो रही है कि इश्तिहार बंद हो गए हैं, ये बात आपकी इसलिए सही नहीं है कि ये जो मीडिया में जो इस वक्त हालात हैं ये आपकी हुकूमत आने से पहले के हैं। मैं वही आ रहा हूं। ठीक है, ये आपको अगर याद हो अप्रैल 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उस वक्त हेयरिंग शुरू की थी, उस वक्त लोगों को निकालना शुरू किया जा रहा था 2018 में। तो उस वक्त भी इमरान खान की हुकूमत थी। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, इमरान खान की हुकूमत 1947 मैं आपको से ये कह रहा हूं कि ये आप लोग कहना बंद कर दें, जिसको असद उमर साहब भी बार बार कह रहे हैं कि हमारे हक में एडिटोरियल नहीं छपते, हम पे बड़ी तनकीद हो रही है क्योंकि सरकारी इश्तिहार बंद हो गए। सरकारी इश्तिहार तो बड़ी देर के बंद है। अब आगे नहीं, तो वैसे जितनी आप तस्वीरें वजीर नवाज इत्तलात शरीफ- का काम कर रहे हैं अब हुकूमत के। जितनी आप तस्वीरें हुकूमत के वजीर इत्तलात का काम कर रहे हैं इस वक्त। नहीं, इसलिए कि इनका आर्गूमेंट गलत है ना। आप इसको एहसन साहब डिनाई नहीं कर सकते कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने अप्रैल 2018 में एक कमेटी बनाई थी, मुझे उसका सरबराह बनाया था और कहा था कि ये मीडिया हाउसेस से लोगों की तनख्वाहें दिलवाएं, नहीं मिल रही तनख्वाहें। तो ये अप्रैल 2018 से मसला चल रहा है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो डिक्लाइन था ना वो जुलाई 2017 से जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, जो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ और उसके बाद जो बेयकीनी आई, उस वक्त से फिर हमारी इकोनॉमी ने स्लाइड ले करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अगर ये था तो फिर ना करते ना चोरी। नहीं, अब आप आगे चले ना। आपका ये अच्छा, मैं आ गया। अब आपका आगे आपका ये आर्गूमेंट गलत साबित हो गया कि मेरा जनाब आर्गूमेंट क्यों कि गलत आपने इश्तिहार बंद किया है। नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मैंने इश्तिहार बंद किया। तो मेरा आर्गूमेंट नहीं, मेरा हम अगर एक ये आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक न्यूज भी है। प्रिंट पर इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर रहे हैं। देखिए न्यूज प्रिंट पर अच्छी बात हुई ना कि 5% कम हो, दिस इज अ गुड। लेकिन वो जो एहसन साहब ने कहा है कि इसको आप लिंक करें इस बात के साथ कि इससे इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने से जो अखबारी मालकान को फायदा होगा तो वो अपने कारकुनों के वाजिबात वक्त पे अदा करेंगे। तो इससे लिंक करें। मैं जो बात कर रहा था वो इससे लिंक कुछ और कर रहा था। मैं इससे लिंक ये कर रहा था कि पहले तो कॉन्सेप्ट हम चेंज करें ना कि गवर्नमेंट के पैसों पे मीडिया को नहीं चलना चाहिए। मीडिया हैज टू, मीडिया के इश्तिहार पे चलता है मीडिया, उसके बगैर तो फ्री में तो नहीं चलता। इश्तिहार जब फ्री एंटरप्राइज होगी। अच्छा, एहसन इकबाल भाई ऐसे लग रहा है, एहसन इकबाल साहब, मैं बोलना चाहिए सर साहब हमने साथ वो जो जुडिशरी मूवमेंट में भी हम साथ थे, मतलब अच्छा? हाँ, हम थे ना अमेरिका में भी साथ, हम वाकई उधर भी तकरीर की, इधर इस्लामाबाद में डंडे भी खाए थे। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि फ्री एंटरप्राइज के खिलाफ है कि आने वाले वक्त में भी आप इकट्ठे डंडे खा रहे हो। नहीं, कोई इंशाल्लाह डंडे नहीं खाएंगे। क्यों? इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि समझ के चलें। मैं बिल्कुल नून लीग में नहीं जा रहा, मुझे डंडे नहीं पड़ने लगे। बल्कि हुकूमत में बैठे सब यही कहते हैं। मैंने तो कल ट्वीट किया कि जितने कल डेस्क बजा रहे थे ना, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ ये बजट जिस तरह ये इस मुल्क को उठाएगा ना, जिस माशी हालात से बेहतर करेगा, जो ये छोड़ के गए, याद रख, जो ये छोड़ के गए हैं इसाक डार और मिफ्ता इस्माइल की ब्रिलियंट पॉलिसी, जरा वो मैं पढ़ के अगर आप कहें तो दिखाता हूँ। जो उन्होंने कहा कि जी उस वक्त से ज़माना ख़राब है, हमें मिला गया था डिब्बे में खाली डिब्बा, नीचे सुराख, उसको भरो नीचे निकल जाएगी। सारा किस तरह पूरा करेंगे? देखिए इस मुल्क को अगर आपने इकोनॉमिक बूम पे लेके आना है, इट इज आपने 3 चीजें करनी है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नंबर 1। जब इंडस्ट्री लगेगी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है किसी भी कोई मुल्क खड़ा होता है। ये तो दुनिया का उसूल है, कोई नहीं भाई, ये तो फ्री एंटरप्राइज को प्रमोट करना चाहिए। ये तो बजट है फ्री एंटरप्राइज को प्रमोट करने का। इन्होंने कहा जी अमीर लोगों के लिए, तो मुझे बताएं, ये पॉइंट में आपको जो बताता हूँ, ये कर्जा हंसना दे रहे हैं, ये अमीर लोगों को मिलता है कर्जा हंसना 5, जो एग्रीकल्चर लोन्स के 5 अरब रुपया है सर। अच्छा, एग्रीकल्चर लोन्स को 39 सिर्फ ये 5 अरब रुपया है और इससे ज्यादा से ज्यादा 3,000 एग्रीकल्चर लोन 3,000 घर बनेंगे। तो 3,000 लोग, घर का मतलब है अगर 10 आदमी भी या 6 आदमी भी अच्छी बात है। इन्होंने तो 10 लाख देने हैं साल के। ओहो, सब्र करें, अभी वो भी आ जाएंगे। तो इसको अप्रिशिएट करने के बजाय ये 10 बजा रहे थे। वो सिर्फ 3,000 का, आपने कितने 3,000 घर बनाए? हम अगर 3,000 बना रहे तो आप कह रहे हैं सिर्फ 3,000, तो आपने कितने बनाए? देखें, जो चीज अच्छी आप क्रिटिसाइज करें कि जी ये, बट आप इन चीजों को क्रिटिसाइज ना करें जो कि एक मुल्क की बेहतरी के लिए जा रही हैं चीजें। अब इसमें गरीब आवाम का ही फायदा होगा ना। अच्छा मुझे बताएं, एग्रीकल्चर लोन के ऊपर जो 20% कर दिया है 39% से, तो वो गरीब आदमी नहीं लेगा, वो सारे अमीर ही लेंगे क्या? 75% इस मुल्क की काश्तकार। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन इससे खसारा कैसे कम होगा? बजट का खसारा देखें, खसारा सिर्फ एक नहीं है, खसारा तो फॉरेन डेट भी है। इनके जब ये आए थे तो कितना था? ये कह रहे हैं ना कि हमने खराब तबाही की है। ये आए थे तो कितना था? फॉरेन डेट कितना था? 60 बिलियन, 62 बिलियन, 60 बिलियन। ये गए तो कितना था? 92 बिलियन। तो ये कितना इन्होंने व्हाट इन 5 years
of their government, they did what Pakistan had done in 65 years. उसका 60 अच्छा बिलियन जरा इसका बहुत बड़ी बात कर दी नहीं तो किया ना, ये तो इसका जरा facts and जवाब figures देना है। एहसन साहब, इसका देखिए, जवाब दे दें। बात यह है कि ये मुझे इस बात का जवाब दें कि क्या पहले हमारा इन्होंने जवाब IMF को जो अपनी प्रोजेक्शन दी है ये भी बता। अगले 3 सालों में ये उससे ज्यादा कर्जा ले रहे हैं जो हमारी हुकूमत ने 5 सालों में लिया था। पहले 6 महीनों के अंदर ये तकरीबन 12 अरब डॉलर बाहर से कर्जा ले चुके हैं। चीन से कर्जा 3 अरब डॉलर का, सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर का, मुत्तहिदा अरब इमारात से 3 अरब डॉलर का, कतर से 3 अरब डॉलर का। कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं छोड़ा जहाँ पे हम जहाज़ पकड़ के इस वक्त कशकोल पकड़ के नहीं जा रहे। हम भी जब आए थे 2013 में तो हमें एक मुर्दा मईशत थी, हमने किसी के आगे कशकोल नहीं उठाया। सागदार साहब को मिले थे सऊदी अरब से पैसे? नहीं वो 1 अरब डॉलर उन्होंने मिला था। वो कर्जा नहीं लिया था। वो क्या था? वो एक ग्रांट दी थी सऊदी अरब ने, और उसके सर ऊपर वो कोई लोन था जो बाद में ग्रांट में कोई लोन नहीं था। देयर वाज नो लोन, इट वाज ग्रांट। इट वाज और कन्वर्टेड। दूसरी बात ये देखिए कि हमने अपने दौर में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, मंसूबे लगाए। पाकिस्तान की 66 साल की तारीख में 18,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई। हमने कोई बिजली बनाओ चंदा नहीं शुरू किया कि लाओ जी हमें पैसे ख़त्म हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर वसाइल हैं। और सबसे अहम बात यह है हामिद, आज दुनिया में ग्रोथ रेट की रेस है। हमारा हमसाया मुल्क जो है पिछले 4 साल से 7% प्लस से ग्रो कर रहा है। बांग्लादेश 7% से ग्रो कर रहा है। हमें 3% की इकॉनमी मिली। हमने 5 साल लगातार जीडीपी में ग्रोथ में इजाफा किया और 5.8 पे छोड़ के गए। इस साल जो तखमीना है वो तकरीबन 4 के ऊपर नीचे आएगी। और आज अभी इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर अगले 4 साल के लिए जो वो प्रोजेक्शन दे रहे हैं इनकी पॉलिसीज की, वो 2.4 से लेकर 2.7%, 3% ग्रोथ रेट है। जिस मुल्क की आबादी 2.4% से ग्रो कर रही हो वहां तो 2.4% ग्रोथ इज जीरो ग्रोथ। हमारे मुल्क के अंदर तो इन्होंने बदतरीन कॉन्ट्रैक्शन कर दी है इकॉनमी की। और उसकी वजह क्या है? बगैर सोचे समझे 15 रुपए की डिवैल्यूएशन कर दी एक रात। जो मिफ्ता इस्माइल कहते थे कि मैंने बड़ी कैलकुलेशन करके की है 120 रुपए, वो गई किधर? मेरी बात सुने हामिद, असल में 140 तो नहीं की थी ना जो 140 खुदा का शुक्र करें कि हमारे फ्रेंड्स। अच्छा लेकिन ये तो आप एक सेकंड हामिद भाई, शुक्र खुदा का करें कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हैव कम टू द रेस्क्यू। ये तो पहले IMF के पास जाते थे, हम तो आखिर में जा रहे हैं, अपनी टर्म्स में जाएंगे, क्योंकि हमें उनकी जो कंडीशंस होती हैं IMF की, वो तो आवाम के ऊपर एक वो कह रहे थे डिवैल्यूएशन करो, आपने कर दी। मेरी बात, वो कह रहे थे गैस महंगी करो, आपने कर दी। वो कह रहे थे बिजली महंगी करो, आपने कर दी। आमिद भाई मेरी बात, इनके जमाने में अभी जो सबसे बड़ा इनको एक नेचुरल एडवांटेज मिला। क्या ये IMF के पास जा रहे हैं? जो सबसे जा रहे हैं। नहीं ये कर देना। अभी तक तो इनके प्राइम मिनिस्टर मानते नहीं है। नहीं जा रहे हैं। नहीं ये कह दें कि हम जा रहे हैं। वो इनको छोड़े ना, जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको। जो सबसे बड़ा इनको एक नेचुरल एडवांटेज मिला था, नेचुरल एडवांटेज, वो थी ब्रेंट की कीमत। इनके 5 साल में $68 पे, 40 पे भी गया था, एवरेज वो 68। सबसे बड़ा पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल है ही, अच्छा, फ्यूल बनाने के लिए, तेल का, अपना एनर्जी जनरेट करने के लिए, सब चीजों का सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट बिल तेल का है। इनको तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी कि तेल जमीन में गिर के $40 पे बैरल पे तक गया था। उसके बाद हमारे कर्जे कम होने चाहिए, बढ़ गए 30 बिलियन से। हमने मतलब इसका कोई जवाब है? उस तेल का बेनिफिट और बिजली इन्होंने बनाई, ट्रांसमिशन लाइन, बेनिफिट पाकिस्तान के अवाम को पास ऑन किधर पास ऑन किया जी? कीमतें घटाई और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे 5 सालों के अंदर जो इन्फ्लेशन थी वो सिंगल डिजिट रही। देखिए हम पाकिस्तानी हैं, हम सब का मफाद है कि ये मुल्क आगे चले। बिल्कुल ठीक है। अब इनको हुकूमत मिली है तो हम इन्हें यही कहना चाहते हैं कि देखिए इस वक्त हम एक मुकाबले के अंदर हैं। हमारे हमसाया मुल्क जब 7% से ग्रो कर रहा हो, हम 3-4% पे आ जाएं। अब एक डिवैल्यूएशन का आप इम्पैक्ट देखिए। इन्होंने डिवैल्यूएशन की, हमारी जीडीपी जो है जो 315 अरब डॉलर की थी, एक रात में सुकड़ के 250 अरब डॉलर की रह गई। एक्सपोर्ट हमारी 1.7% बढ़ गई 6 महीने में। दफाई बजट जो 9 अरब डॉलर उसका हुजम था डॉलर्स में, एक रात में वो कम होकर $7.9 बिलियन हो गया। दफाई बजट कम हो गया? जी डॉलर टर्म्स में कम हो गया ना। अच्छा हाँ, तो अब ये अच्छा हमारी सारी जो फरोख्त, जो खरीदो फरोख्त होती है बाहर से, जो एक्चुअली परचेज होती है, हम दफाई सारा सामान डॉलर्स में लेते हैं,
तो जब आप रुपए को, तो ये कल फिर जो असद उमर साहब ने तकरीर की है तो उसमें उन्होंने तो ये मिफ्ताह को नहीं पता था? डिफेंस वालों को तो कोई रिलीफ नहीं दी उन्होंने। देखिए ना, अब हमने डिफेंस को बहुत ज़्यादा वसाइल फराम किए थे क्योंकि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी, और हमें फ़ख्र है कि हमारी हुकूमत ने आर्म फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन प्लान मंजूर किया था और उसके लिए वसाइल फराम किए थे। लेकिन जो मेरा एक मुहतात सा तखमीना है, जितनी हमने फाजल रकम उन्हें दी थी नए आर्म्स की परचेज के लिए, वो सब ये डिवेल्यूएशन खा गई है। अब वो पिछली चीज़ें ही, जो उनका पिछला बजट था वही पूरा हो जाए उस डॉलर टर्म्स में, तो वो काफ़ी होगा। लिहाजा बड़ी आपने टेक्निकल बात, दीज आर वेरी सीरियस implications for our national security। तो मैं समझता हूं कि इनको सिक्योरिटी वालों को फिक्र नहीं है, इनको फिक्र हो रही है। बात सुने हामिद भाई, अच्छी बात नहीं है, अच्छी नहीं, एक सेकंड अली साहब, ये सारे एग्जांपल्स, अच्छी बात नहीं है कि एहसन इकबाल साहब को मुल्क की सिक्योरिटी की फिक्र है, तो आपको शुक्र करना चाहिए। फिक्र होनी किस, हर पाकिस्तानी को होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए, हमें भी होनी चाहिए। लेकिन जिसका जो काम है उसको करने देना, जिसका जो काम है उसको करने देना। तो अगर आपने उनको पैसे नहीं दिए कल, तो वो हमारे पास आएंगे ना, हुकूमत में ना, वो हमारे पास आएंगे ना। ये एग्जांपल अभी दे रहे थे इंडिया की, बांग्लादेश की, ये सारे मुल्कों की जो एग्जांपल दे रहे थे, इनकी ग्रोथ कैसे हुई है, किस तरह हुई है ग्रोथ, उनकी ग्रोथ की फाउंडेशन क्या थी? ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये इंडस्ट्रियल फ्रेंडली बजट है, सारी इंडस्ट्री कह रही है ठीक है, तो इनको क्यों? अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेनी है, अब आप बुरा ना बनाएं, लेकिन ब्रेक लेने से पहले, क्योंकि डिफेंस वालों की बात हो रही है, तो अभी एक कुछ देर पहले DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट्स दैट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैड अप्रोच्ड इंडियन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फॉर टॉक्स एंड दैट बोथ हैड सर्व्ड टुगेदर इन कॉन्गो। स्टोरी इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। COS हैज नीदर अप्रोच्ड इंडियन COS नॉर हैज सर्व्ड with him in Congo. Decision for talks is prerogative of the both government। तो देख लें, उधर से उनके खिलाफ एक मीडिया वॉर भी चल रही है और आपने उनके लिए कल कोई रिलीफ नहीं दी, शिकवा किया है उन्होंने। They are able to handle ऐसे नहीं बात, हाँ बिल्कुल ठीक है। आपको याद होगा कि कल हमने अपने प्रोग्राम में ये भी डिस्कस किया था कि जब असद उमर साहब कौमी असम्बली के इजलास में अपनी इस्लाहात का पैकेज पेश कर रहे थे, जिसे अपोजिशन मिनी बजट कहती है, तो उस वक्त इसी असम्बली के बाहर कुछ लोग एक मुजाहरा कर रहे थे जिनका ताल्लुक लापता अफराद के साथ था। तो आज मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा ने एक ट्वीट किया है और उसमें टैग किया उन्होंने मुझे, और ये बताया है कि आवर मिनिस्ट्री आफ्टर इंटर मिनिस्टीरियल मीटिंग्स विद स्टेक होल्डर्स डेवलप्ड कंसेंसस टू क्रिमिनलाइज इन्फोर्स्ड disappearances through amendments in PPC. Bill to that effect was drafted and sent to Law Ministry. PTI lives up to its human rights commitments। तो इसका मतलब ये है कि एक बिल जो है इस सिलसिले में वो लॉ मिनिस्ट्री को भेज दिया गया और अभी कैबिनेट में पेश नहीं हुआ। डिस्कशन हुई है या नहीं हुई? नहीं, आज तो नहीं आया कैबिनेट में, लेकिन आ जाएगा। वो लॉ मिनिस्टर ज़रा बाहर गए हुए हैं किसी काम से, आ जाएं तो वो लॉ मिनिस्टर। तो आप कमिटेड हैं ये मसला हल करने के लिए? हामिद, हमारे जितने हमने वादे किए थे हम सब चीज़ों पे कमिटेड हैं। दिस इज़ अ बिग इशू, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इज़ अ बिग इशू इन पाकिस्तान। लॉज हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसको और थोड़ा पॉलिश करेंगे। लेकिन ये तो इसमें तो हमने साथ आप इसको लीड करें, बल्कि आपने तो लीड किया है। हाँ, लेकिन वो मैंने तो लीड नहीं किया, लेकिन इसमें इमरान खान साहब भी चले, इमरान खान साहब भी लीड करते रहे, नवाज शरीफ साहब भी लीड करते रहे। ये सामने मुझे देखें, डी चौक में जो चीज इस मुल्क के अवाम के लिए ठीक है वो हमें करनी। लेकिन इसमें मैंने पूछना ये सख्त फैसले एहसन इकबाल साहब, क्या इस मसले पे अगर ये कोई बिल पार्लियामेंट में पेश करते हैं तो उस पर अपोजिशन इनका साथ देगी? देखिए, जो पाकिस्तान के शहरियों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको महफूज करने के लिए कोई भी तजवीज़ होगी तो अपोजिशन बिल्कुल उसका साथ देगी। अपोजिशन का ये मकसद नहीं है कि हमने मुखालफत बराए मुखालफत करनी है। जैसे मैं भी कह रहा था कि हम जो इन पे तनकीद करते हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए करते हैं, क्योंकि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात इनके साथ हैं। अभी ये कह रहे थे जी हमने ये ऐलान कर दिया है और अब दूध और शहद की नहरें बहने लग जाएंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगी और फिर ये हो जाएगा। देखिए, जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो एक बुनियाद के ऊपर चलती हैं, और वो बुनियाद है दो तरह की स्टेबिलिटी। एक, उस जगह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरी वहाँ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपकी इकोनॉमी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड है,
आपके खसारे बेकाबू हैं और इन्वेस्टर को एतमाद नहीं है कि यहाँ पे रुपए की कदर रोज़ाना की बुनियाद पे या महीने की बुनियाद पे ढलकेगी, कम होगी, वो फिर शाये आउट कर जाता है। लेकिन लोगों में मायूसी सिर्फ इन वजूहात की बुनियाद पे नहीं फैल रही, और भी वजूहात और हैं। दूसरी बात ये और ये मैं आपको जरा बता दूं कि आज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो साहब जो हैं सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं मिसिंग पर्सनस केस की समाअत करते हुए। उन्होंने कहा है कि बूढ़ी खवातीन अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए धक्के खा रही हैं। अब तो खवातीन लापता अफराद के केसेस की पैरवी के लिए अदालतों में भी नहीं आती। हमने महसूस किया है लोग इस निज़ाम से मायूस हो चुके हैं। लोग समझते हैं पुलिस उनके लिए कुछ ही नहीं करती। अहकामात के बावजूद शहरी बाजियाब नहीं किए जा रहे और ना ही रिपोर्टें अदालत में पेश की जाती हैं। तो ये रिमार्क्स हैं एक जज साहब के हाई कोर्ट के, और ये नाइंसाफ़ी से भी तो मायूसी फैलती है ना। हामिद भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जनाब अगर मुल्क की बेहतरी के लिए होगा ये हुआ। मुझे ज़रा ये बताएं एहसन इकबाल साहब कि कल सेशन से पहले मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था, क्योंकि आपको पता है जिस दिन बजट पेश होता है मिनी बजट जो भी, उस पर उस दिन तो पीएम भी नहीं बोल सकता। तो क्या ज़रूरत थी शहबाज शरीफ को खड़े होकर ये बात करने की, और जिस तरह की उन्होंने तोहमतें लगाना शुरू की, और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जो पंजाब का सीएम है या जो प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ ऐसे बात करने की। और उसके बाद इन्होंने इतना ही ना कहा ना कि पहले इमरान खान इस्तीफा दें, नहीं, मेरी बात सुने। उन्होंने सेलेक्ट प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जी व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है, ये बाथरूम नहीं जाता व्हाट्सएप चेक किए बगैर। ये भी कहा उन्होंने। आप सुने ना स्पीच उनकी, बाथरूम नहीं जाता। मुझे बताएं, आप एक बात बताएं, अगर इनको इतना मुल्क का दर्द है तो जरा मुझे ये समझाएं कि जब कल बात हो गई थी इनसे, असेंबली के सेशन से पहले बात हुई थी कि जी आज ये बिल पेश होगा, आप सुनेंगे, इन्होंने कितना शोर। मेरा ख्याल है कि अगर उसके बाद मतलब अगर एहसन इकबाल साहब बुरा ना मनाए तो मैं आपको वैसे ही याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना मनाए, वो शायद इमरान खान साहब को ना वो शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान की वो स्पीच याद आ गई होगी जब माल्टोन फायरिंग केस के बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जो है ना शहबाज शरीफ अब इस्तीफा दे। मेरी बात सुने, तो हमने जो किया नहीं किया, हमें तो ये विरसे में पुलिस भी मिली है ना, जो निजाम भी मिला है जो ठीक होगा। इनको तो यहाँ आर्मी चीफ की गारंटी के बाद जेआईटी बनाई थी इन्होंने। देखिए वो तो यहाँ पे बैठ, ये तो इनकी जब मॉडल टाउन हुआ था वो क्यों आए थे ताहिरुल कादरी साहब यहाँ? क्यों आए? उनको किसने भेजा था? जिसको मर्जी भेजा था। डील हुई थी ना, बाद में आर्मी चीफ ने बीच में गारंटी ली कि एफआईआर कटेगी, तो एफआईआर नहीं। पीपल्स पार्टी के दौर में भी आए थे वो, इनके मैं बात कर रहा हूँ मॉडल लंदन प्लान क्या था वो जरा वही बताएं ना। कोई प्लान नहीं था, मैं तो मॉडल टाउन की बात कर रहा हूँ। मैं तो मॉडल टाउन ताहिरुल कादरी साहब के लोगों ने कहा है कि लंदन प्लान हुआ। वैसे एहसन साहब, अगर आप मॉडल टाउन उसी दिन करते हैं, अगर आप उसमें फौरन जिम्मेदारों को सजा दे देते तो आज आपको 2 साल। यही बात शहबाज शरीफ साहब ने जो खड़े, एक सुन ले, शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर क्या कहा? उन्होंने कहा जी कि इन्होंने कहा कोई एक्शन नहीं लिया था। मॉडल टाउन का जब साना हुआ, विद इन 48 आवर्स ऑल ऑफिसर्स वर रिमूव्ड। और राना सनाउल्लाह और तौकीर शाह जिनके खिलाफ उन्होंने इल्जाम लगाया, दे रिजाइन फ्रॉम देयर पोजीशन। लेकिन उसके अगले 3 साल तक किसी को सजा नहीं मिली। उसके बाद उसी वक्त जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया गया था। अच्छा, अब ये अभी जो इन्होंने इतराज किया, इन्होंने इतराज ये किया कि जी कल असेंबली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन ने खड़े होकर तनकीदी बयान क्यों दिया? कौमी असेंबली के कवानीन के अंदर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन का ये इस्तेकाक है कि वो किसी वक्त भी जब खड़े हों तो स्पीकर उनको बोलने का मौका देता है। ये पार्लिमानी रवायात में है और रूल्स का हिस्सा है। सुन लीजिए। यू डिसएग्री? आई डिसएग्री। जिस दिन बजट बिल पेश कर रहा होता है, कल खान साहब ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, कि मैं बात करूंगा। असद उमर साहब ने उनको कहा कि तो कल असद उमर साहब बजट पेश कर रहे थे, तो उन्होंने मिनी बजट था ना, फाइनेंस बिल। वो तो मान ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं बजट है। बोला खान साहब ने, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ बोला नहीं बोला ना? पूरी हुकूमत ही कंफ्यूज्ड है। इनको भी पता था कि नहीं बोल रहे। इनसे बात हुई थी, इन्होंने कहा था नहीं ठीक है। फिर उनको, मैं तो बल्कि मुझे समझ भी नहीं आई कि वो कल असल में ना, कल यहाँ बहस हुई है हमाद अदर साहब की और खुर्रम दस्तगीर साहब की। हमाद अदर साहब कह रहे थे वो सिर्फ एक रिलीफ पैकेज था, और खुर्रम साहब कह रहे थे कि नहीं वो मिनी बजट था। तो आप खुर्रम साहब की आपने तस्दीक कर दी। मैं उस आप दस्तावेज का टाइटल देखें, उसमें लिखा हुआ है कि ये रखा हुआ है बजट, ये लिखा हुआ है तकरीर जो फाइनेंस सप्लीमेंट्री तकरीर लाया लिखा हुआ है, वजीर खजाना की तकरीर लाया, उसके ऊपर लिखा हुआ है नहीं ये फाइनेंस सप्लीमेंट्री सेकंड बिल, ये लिखा हुआ है। और अमेंडमेंट बिल
हाँ, सो देयरफॉर ये जब वो फाइनेंस बात बिल ही जब है ना, होना था तो किसी ने बजट ही बात होता नहीं है। करनी थी और उन्होंने सुनना था और उसके बाद अगले दिन अच्छा, अब तनकीद मकसद ये करते है, हैं, उनको बात पूरी कर बात लेने ये है कि अगर ये अब मेरी बात इन्होंने असेंबली में नहीं बोलने दिया, मैं यहाँ जान क्यों की बोलने अवान दूं? पाऊं यार, तो अर्ज इस कर तरह रहा नहीं, हूं। प्लीज इस तरह नहीं करें आप। मैं सिर्फ चले ये अर्ज बोलने कर रहा दें हूं यार। कि ये आपके तवक्को कहने रखते हैं। पे थैंक आप स्पीकर है ना यहाँ बहुत के। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी इनके एक साथी हैं नईमुल हक साहब, जो इमरान खान साहब के खास तर्जुमान हैं। उन्होंने ट्वीट किया और सारी दुनिया जानती है कि नईमुल हक वो बात करता है जो खान साहब बोलते हैं। उसने कहा है कि शहबाज शरीफ और उसके चमचे, तुम समझ जाओ, बिहेव करो, नहीं तो तुम्हारे प्रोडक्शन ऑर्डर जो है हम रिवोक करेंगे और तुम जेलों के अंदर सड़ोगे। मैं समझता हूं कि इस बात की अदलिया को भी नोटिस लेना चाहिए कि एक वजीर आजम का जो स्पेशल असिस्टेंट है वो किस तरह अपोजिशन को ये धमकियां दे रहा है, चूंकि हुकूमत का इख्तियार नहीं कि वो किसी को जेल में डाले। इंसान जेल में सिर्फ अदालत की सजा से जा सकता है। तो हमें ये धमकियां दी जा रही हैं कि तुम जेलों में सड़ोगे। ये कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जो है अगर लीडर ऑफ अपोजिशन का है वो वापस ले लिया जाएगा। कौन दे रहा है? वजीर आजम हाउस का एक कारिंदा। ये इख्तियार स्पीकर का है। दे आर इवन अंडरमाइनिंग देयर ओन स्पीकर। इसका तो जवाब दें। मैं अभी जवाब देता हूं। इनको असेंबली में इसलिए बुलाया, भेजा, इजाज़त मिली है कि ये आके असेंबली के सेशन में करें, पार्टिसिपेट और जाएं। ये भी बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम किया स्पीकर ने कि इनको कहा कि यहाँ से वापस जेल ना जाएं। यहाँ रह रहे हैं मिनिस्टर्स इनक्लेव में, 12 वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी, एम्बुलेंस, ये वो। हमारे वजीरों के पास हम सिविकों में घूम रहे, जरा जाके स्टाइल देख लें। अभी चले मेरे साथ यहाँ से शो करके। मेरा कहने का ये मकसद है एहसास महरूमी। नहीं, मुझे कोई महरूमी नहीं है, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं जान के ये करना चाहता हूँ, मैं एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। हम सारे वज़रा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि इस मुल्क में माशी हालात वो नहीं है कि लेकिन ये तो आप हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। आपकी हुकूमत हिस्ट्री क्रिएट कर रही है कि आप अपोजिशन लीडर का इतना ख्याल रखते हैं। हमने तो ये नहीं कहा कि आप जेल से आए, वो बीमार भी जेल हैं, जाएं। वो बीमार भी हैं। हमने तो नहीं कहा कि आप जेल से आए और आप जेल जाएं, आप आए सेशन अटेंड करें, वापस जेल जाएं। ये तो नहीं कहा। सेंस असेंबली में तो यही हो रहा है, उनकी अपनी हुकूमत में ये होता रहा है। वो किधर से आता है शर्जील मेमन और किधर जाता है जब असेंबली का सेशन करने? नहीं, उसमें उसकी हुकूमत में और आपकी हुकूमत में बड़ा फर्क है। हम कह रहे हैं कि हमने तो वो काम किया, हमने तो हर एक का ख्याल किया। हमने तो देखिए ना, उनको अगर एक नायबजादे को हमने वो पीएससी का कब वो तो आप भी करते, वो क्योंकि तो मिसाल आप के भी, जमहूरियत- अगर देखे ना, नैब ज्यादा वजीर आजम हो सकता है, तो नैब ज्यादा पब्लिक अकाउंट्स देखिए, कमेटी नहीं, का वो चेयरमैन क्यों नहीं हो कहते हैं, सकता? वो तो कहते हैं हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम ये नहीं कर रहे हैं, याशी कर रहे हैं। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका आप शर्जील मेमन का जिक्र कर रहे हैं। उनको तो पता नहीं, अभी तो वो बस अल्लाह करे जल्दी वो जीआईटी आए पब्लिक में और अदालत में पता चलेगा वहां हुआ क्या है। वो उनके भाई है ना जिनको रोडों पे इतना खूबसूरत तरीके से उन्होंने घसीटा, मजा आ गया। वैसे ऐसा कोई किसी को ना घसीटे जैसे इन्होंने आसिफ वैसे ज़रदारी को वहां पे घसीटा जो है। होता रहा है ना, वहां जो होता रहा है जो जुल्म सिंध में हो रहा है ना, हामिद भाई, आप मेरे साथ किसी दिन, मैं आपको नहीं, मुझे पता है, मैं आपको बताता मैं हूं। अगर मैं तो बल्कि चले मैं आज वजीर हूँ, कल हो सकता है ना हूँ। ये तो जब है ना कि नथिंग इज परमानेंट ना। ये भी पहले वजीर थे, आज ऑपोजिशन में। मैं इनको भी दावत देता हूँ जो जिनको ये पार्टनर बनाना चाहते हैं। मेरे साथ सिर्फ एक बनाना चाहते हैं, बन चुके हैं वो पार्टनर। अभी ऐसे इकबाल दिल में नहीं माने ना, मुझे पता है इनका। ये ऊपर ओ तो यार, मजबूर इन्होंने है। तो राब्ते किए हैं सारे, आपको अंदर की बात बता रहा हूं, सारे राब्ते इन्होंने करे किए हैं। हैं। तो ये फिर सब मैं को disappoint हो करीब गया। ला रहे हैं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं और कि ये ये मेरे साथ बहुत चले। करीब आ चुके हैं। ये न सिर्फ पीपल्स पार्टी के करीब आ चुके हैं, बल्कि ये एहसन इकबाल साहब काफ लीग के भी बहुत करीब जा चुके हैं, खींच के ला चुके हैं। ये मेरे साथ एक दिन का दौरा करें इंटीरियर का, जो हाल लेके अगर इनके दिल में इतना भी नरमी है, अगर इनकी आंखों में से आंसू नहीं आ गए ना अस्पताल देके वहां पे, चले मुझे भी साथ मैं लेके उसके बाद चलिए। देखूंगा लेकिन जो पैसा खाया आसिफ ज़रदारी अच्छा, ने। मैं आपको मैं बताता हूं, इनको आंखों मैं में कहता हूं आंसू। कि मेरे साथ ये पंजाब का दौरा करें, जहां आज आपकी से हुकूमत थी। 6 महीने पहले जो हाल थी और अब जो अस्पतालों का हाल है, इनकी आंखों में भी अच्छा, आंसू एक आ मिनट जाएंगे। मैंने एक ब्रेक लेना है, महीने में लेकिन क्या सिंध हो की गया? बात हो रही 10 साल से आप है। बैठे ये अली जैदी साहब सिंध की बात कर रहे हैं। तो आज नकीबुल्लाह महसूद मर्डर केस की इंक्वायरी रिपोर्ट अदालत में पेश हुई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नकीबुल्लाह महसूद और उनके साथ जो साबिर, नज़र जान और इसहाक मारे गए थे, ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग थी, मावराए अदालत कत्ल था। अदालत ने नकीबुल्लाह और दीगर के खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात ख़त्म करने की रिपोर्ट भी मंजूर कर ली। इंक्वायरी कमेटी और तफ्तीशी अफसर ने बताया कि हमने जाए वक़ुआ का मुआयना किया, तहकीक की। रॉनवार उनके साथी जाए वक़ुआ पर मौजूद थे और जिस पोल्ट्री फार्म में ये वाक़या हुआ वहाँ पर ना गोलियों के निशान मिले, ना दस्ती बम फटा। हालात वाक़यात और शवाहद की रोशनी में यह मुकाबला खुद साख्ता, झूठा और बेबुनियाद था। नकीबुल्लाह महसूद समेत 4 अफराद को कमरे में कत्ल करने के बाद असला और गोलियाँ उन पर डाली गईं। तो ये आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और जब ये वाक़या हुआ था
तो सिर्फ नकीबुल्लाह महसूद की बात हो रही थी, लेकिन उसके साथ जो एक बंदा मारा गया था इसहाक, उसका ताल्लुक था पंजाब के इलाके अहमदपुर शर्किया के साथ। उसकी बात हमने उसके ख़ानदान की बात आप तक पहुँचाई थी, लेकिन फिर वो बात जो है वो कहीं गायब होगी। लेकिन सुने कि उसने उस वक्त भी यही बात की थी। सुन लें ज़रा ब्रेक से पहले। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मेरा भाई मोहम्मद इसाक जो कि कराची में रो अनवार ने नकीबुल्लाह के साथ जिसको शहीद किया है, मैं उसका भाई हूँ। मेरे भाई को कबल 14 माह पहले अपने गांव में एक छोटा सा उसने मदरसा बनाया हुआ था। हमारा इलाका जो है ना ज़िला भावलपुर है, हमारा इलाका जो है ना उच्च शरीफ शहर है, हमारा थाना हमारा उच्च शरीफ में लगता है, यूनियन कौंसल धूड़कोट लगती है हमारी। उसमें से बस्ती में से भाई को उठाया गया था और अब 14 माह पहले 2016 11 नवंबर को उठाया था। बरोज़ जुमेरात का दिन था, 12-1-2 का तकरीबन टाइम था। अब हम इसकी जो है ना अपील करते हैं चीफ आर्मी स्टाफ से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि मेरा भाई बेगुनाह बेकसूर मारा गया। 14 माह पहले उठाया गया। 2 एलिट फोर्स के डाले थे, 2 सिविल कपड़ों में सफ़ेद गाड़ियाँ थी, कारें थी। जैसे वो आए तो सीधा ना वो मदरसे में चले गए। मेरा भाई क्लास में बैठा हुआ बच्चे पढ़ा रहा था ना, तो मेरे भाई को उन्होंने उठाया, पकड़ा और एक गाड़ी में डाला और एक डाला चला गया। पंजाब पुलिस की थी वो। तो ये पंजाब पुलिस ने बंदा पकड़ के दे दिया सिंध पुलिस को, सिंध पुलिस ने उसको मार दिया। आज अदालत में ये साबित हो गया। एहसन इकबाल साहब ने नईमुल हक साहब की एक ट्वीट का जिक्र किया। तो अली जैदी साहब, जो नईमुल हक साहब की ट्वीट है, ऐसा नहीं लगता कि आपकी हुकूमत कुछ दबाव महसूस कर रही है? देखें, कोई दबाव नहीं है हामिद भाई। बात यह है कि कितने दिन हो गए असेंबली में, ये आते हैं अपनी तकरीर करते हैं, सारे फिर चले जाते हैं। अगर उन्होंने असेंबली चलानी है और जो उन्होंने कल हरकतें की, मैं आपको बताऊं, अगर मैं क्या किया उन्होंने? जो कल जो कर रहे थे वही किया जो आप ऑपोजिशन के दौर में करते थे। नहीं, हम एक साल उन्होंने किया। एक साल जो ऑपोजिशन, मैं तो उस वक्त असेंबली भी नहीं था, लेकिन पता तो था, नजर तो आ रहा था। एक साल इनकी पहली हमने कुछ किया ही नहीं। हम तो 4 हल्के खोलने मांग रहे थे। हमने तो कुछ जो मर्जी करते रहिए, हमने तो उनको तंग नहीं किया। इन्होंने पहले दिन से शोर किया, फर्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर की तकरीर से आज तक। तो ये फाइनेंस बिल आसानी से मंजूर हो जाएगा? अल्लाह करेगा, कौन मंजूर, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। क्रिटिसाइज करेंगे तो ये आवाम में जा नहीं सकते। ये अगर आपका कैमरा दिखा सके ना, हाँ, ये मंजर है जो हमारे बजट के ऊपर इनके तमाम अराकीन स्पीकर की चेयर के ऊपर चढ़ के जिस तरह हुटिंग कर रहे थे। और जो ये पिछले साल की बात है। हाँ, तो पिछले साल तो होना ही था। हमने तो इसके मुकाबले में अपनी निशिस्तों पे खड़ा होके एहतजाज किया, जो हमारा हक था। हम तो बहुत डिसेंट है, बजट आसानी से मंजूर करवा लेंगे, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहब ने कहा इतनी आसानी से मंजूर नहीं करने देंगे। देखिए, हम इस पे पूरी करेंगे। और मैं सिर्फ इनको, आखिर आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है, 5 इंडिकेटर्स हैं जिन पे इनको तवज्जो करने की जरूरत है। हम भी पाकिस्तानी हैं, हम देख रहे हैं इकॉनमी नीचे जा रही है, इनकी तकरीरों से ठीक नहीं होगी। ग्रोथ नीचे जा रही है, इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है, बेकाबू हो रही है, टैक्स कलेक्शन इनकी कम हो गई है। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट्स हैं मुल्क के अंदर कम हो गई हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया अंदर चली आ रही है। यार आप फिगर्स देखें, एक्सपोर्ट्स जो है 30% डिवैल्यूएशन कर दी है। एक्सपोर्ट बढ़ गई है 1.7%। दिसंबर में थोड़ी सी बढ़ गई है 1.7। जो 30% जो डिवैल्यूएशन 11.89 पर चली गई, 11 नहीं कर सकते। बहरहाल और खुशफहमियों में ना रहे। खुशफहमी में नहीं, मुझे आपको एक न्यूज़ इकोनॉमी जल्दी दे दें। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में $7 मिलियन सिर्फ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। अच्छा, बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब। और इनका इख्तिलाफ राय जो है वो होता रहा है, लेकिन मेरी इनसे यही गुजारिश है कि जो कौमी अहमियत के हामिल मसाइल हैं, जैसा कि लापता अफराद का मसला है, श्री मजारी साहबा कहती हैं वो ये मसला हल करने के लिए कानून साजी करेंगी। हमें उम्मीद है कि जब वो बिल कौमी असम्बली में आएगा तो अपोजिशन उस बिल को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, उस बिल का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।